प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आर्मीनिया को लेकर ईरान और अजरबैजान में तनाव बढ़ता जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि अगर तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। इस तनाव का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अजरबैजान ने इस साल जनवरी में ही ईरान में अपने दूतावास को बंद कर दिया था। दरअसल उस वक्त तेहरान में अजरबैजानी दूतावास पर एक बंदूकधारी ने हमला किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर ईरान को दोषी ठहराया था। अजरबैजान ने आरोप लगाया था कि ईरान दूतावास की सुरक्षा को लेकर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच युद्ध का असली कारण दूतावास पर हमला नहीं है। अजरबैजान एक बार फिर आर्मीनिया पर आक्रमण की योजना बना रहा है। अजरबैजान का मकसद आर्मीनिया को बाहरी दुनिया से काटकर जंगेजूर कॉरिडोर पर कब्जा करने की है। आर्मीनिया की सेना काफ़ी कमज़ोर है और अजरबैजान को यह भरोसा है कि वह युद्ध को आसानी से जीत सकता है। लेकिन जंगेजूर कॉरिडोर आर्मीनिया को ईरान के साथ जोड़ता है। इस कॉरिडोर के दोनों ओर अजरबैजान का कब्जा है। ऐसे में अगर अजरबैजान ने जंगेजूर कॉरिडोर पर कब्जा किया तो इससे आर्मीनिया का संपर्क ईरान से कट जाएगा। ईरान यह बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आर्मीनिया को दूर किया जाए। अजरबैजान का इसराइल के साथ करीबी संबंध है। ईरान की इसराइल के साथ दुश्मनी है। ऐसे में ईरान की सरकार अजरबैजान को पसंद नहीं करती है। यही कारण है कि ईरान खुलकर अजरबैजान के दुश्मन आर्मीनिया का समर्थन करता है। ईरान जानता है कि अगर अजरबैजान ने जंगजूर कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया तो इससे रूस और बाकी के यूरोपीय देशों से उसका ज़मीनी संपर्क कट जाएगा। यही कारण है कि ईरान खुलकर अजरबैजान का विरोध कर रहा है। ईरान के मुकाबले अजरबैजान की सैन्य शक्ति काफ़ी कम है। ऐसे में युद्ध हुआ तो ईरान हर क्षेत्र में अजरबैजान पर भारी पड़ेगा। अजरबैजान ने ईरान में अपना दूतावास बंद करने के चंद महीने बाद ही इसराइल में नए दूतावास का उद्घाटन किया था। इस घटना ने ईरान को और ज़्यादा भड़का दिया। इसराइल के विदेश मंत्री ने यहाँ तक कहा कि वह और उनके अजरबैजानी समकक्ष ईरान के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने में सहमत हुए हैं। अप्रैल की शुरुआत में अजरबैजान ने 4 ईरानी राजनयिकों को उकसाने वाली कार्रवाई का हवाला देते हुए निष्कासित कर दिया था और उन पर जासूसी के लिए स्थानीय लोगों को इस्तेमाल का आरोप लगाया था। इस हफ्ते इसराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन तुर्कमेनिस्तान की यात्रा से पहले देश में इसराइल का पहला दूतावास खोलने के लिए अजरबैजान गए, जो ईरानी सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर स्थित है। आइए अब हम जो है चीन की तरफ चले। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण फिलीपीन और अमेरिका के बीच गहरे होते सैन्य सहयोग के मद्देनज़र चीन के विदेश मंत्री ने शनिवार को कहा कि उनका देश फिलीपीन के साथ मतभेदों को दूर करने को लेकर काम करने के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्री छिन कांग ने फिलीपीन के विदेश मंत्री एनरिक मनालो के साथ मनीला में बातचीत की। चीन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका और फिलीपीन के बीच गिराते सुरक्षा संबंध से उनकी सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और उन्हें दक्षिण चीन सागर में लंबे समय से चले रहे क्षेत्रीय विवादों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चीन ने फिलीपीन द्वारा अमेरिकी सेना को अतिरिक्त स्थानीय सैन्य शिविरों तक पहुंच प्रदान करने के हालिया समझौते की भी आलोचना की। कांग ने पत्रकारों से कहा कि हम फिलीपीन के साथ दोनों नेताओं की सहमति को लागू करने, चीन फिलीपीन संबंधों को सही दिशा में ले जाने, द्विपक्षीय संबंधों की समग्र स्थिति की रक्षा करने, दोस्ती की हमारी परंपरा को जारी रखने के लिए मिलकर काम करने, पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग को गहरा करने और विश्वसनीयता, परामर्श और संवाद की भावना से मतभेदों को दूर करने के लिए तैयार है। वहीं मनालो ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बैठक सामान्य मुद्दों और चुनौतियों को दूर करने का अवसर प्रदान करेगी। गौरतलब है कि फिलीपीन ने पिछले साल से अब तक चीन के खिलाफ 200 से अधिक राजनयिक विरोध दर्ज कराए हैं, जिसमें जून में मार्कोस के पदभार ग्रहण करने के बाद से कम 77 विरोध शामिल है। फिलीपीन की अधिकांश शिकायतें दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक व्यवहार को लेकर है। चलिए अब हम खालिस्तान के बारे में कुछ बात करें। खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा जा रहा है। अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने रविवार 23 अप्रैल की सुबह मोगा से गिरफ्तार किया था। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद भटिंडा के एयरफोर्स स्टेशन लाया गया और यहाँ से उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है। हालांकि फिलहाल मोगा पुलिस ने अभी तक इस मामले को अधिक जानकारी नहीं दी है। अमृतपाल सिंह को असम के डिब्रूगढ़ जेल भेजने के पीछे सबसे बड़ी वजह है पंजाब का माहौल। अमृतपाल सिंह के पंजाब के जेल में रहने से पंजाब अशांति का माहौल हो सकता है। अमृतपाल सिंह ने सरेंडर से पहले भिंडरवाले के गांव मोगा के रोड़ेवाला गुरुद्वारे में सिखों को संबोधित कर भड़काने की कोशिश की है। पंजाब पुलिस ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहती है। वह असम की डिब्रूगढ़ जेल में पहले से ही अमृतपाल के समर्थक और उनके संगठन के अन्य सदस्य वहां बंद हैं। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार था।
उस वक्त पंजाब पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल सिंह गिरफ्तारी पंजाब पुलिस और राष्ट्रीय खुफिया विभाग के संयुक्त टीमों द्वारा की गई है। पंजाब पुलिस का कहना है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। पंजाब पुलिस के आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि उनके पास विश्वसनीय जानकारी थी कि अमृतपाल रोड़े में है। उन्होंने कहा कि पुलिस अमृतपाल सिंह गिरफ्तार करने के लिए मोंगा गुरुद्वारे के अंदर नहीं गई। आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने कहा, हमारे पास खास जानकारी थी जिसमें हमको पता था कि वह रोड़े गांव के गुरुद्वारे में मौजूद है। हमने गुरुद्वारा साहिब की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उसको गिरफ्तार किया है। उसको गिरफ्तार करने के बाद असम की डिब्रूगढ़ रवाना कर दिया गया है। आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने कहा, अमृतपाल सिंह के खिलाफ एनएसए के वारंट जारी हुए थे, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी एनएसए के अधीन हुई है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब के लोगों ने शांति कानून व्यवस्था बनाए रखी, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमने ऑपरेशन चलाकर सुबह 6:45 पर गिरफ्तार किया था। भारत, पाकिस्तान ही नहीं, एशिया और कई देश हैं जो इस वक्त भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। थाईलैंड में गर्मी ने बीते सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक भीषण गर्मी की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच थाईलैंड सरकार ने भीषण गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने राजधानी बैंकॉक सहित देश के बड़े इलाकों के निवासियों को अत्यधिक गर्मी के कारण बाहर जाने से बचने की चेतावनी दी है। बैंकॉक के मौसम विभाग ने बताया कि यहाँ बागना जिले में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जबकि ताप सूचकांक 54 डिग्री को पार कर गया है। हीट इंडेक्स में सापेक्षिक आर्द्रता की गणना की जाती है। यह मापता है कि गर्मी का एहसास कैसा है। इन जगहों पर लंबे समय तक संपर्क और गतिविधि से हीट स्ट्रोक हो सकता है। वहीं थाईलैंड के आपदा रोकथाम और शमन विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में कम से कम 28 प्रांतों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के कई देशों में ज़्यादा गर्मी पड़ने से बिजली की मांग में तेज़ी आई है। इसकी वजह से लाखों लोग अब बिजली कटौती का सामना करने को मजबूर हैं। सरकार के प्रवक्ता अनुचा बुरा पाचेश्री ने बताया कि अत्यधिक गर्मी के कारण रिकॉर्ड बिजली की खपत हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि थाईलैंड, चीन और दक्षिण एशिया में इस साल की रिकॉर्ड गर्मी एक स्पष्ट जलवायु परिवर्तन है और आने वाले वर्षों में सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का कारण बनेगी। उन्होंने आशंका जाहिर की कि मौसम अभी और ख़राब होगा। गौरतलब है कि बांग्लादेश में भी भीषण गर्मी से जूझ रहा है। यहाँ गर्मी ने पिछले 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। बांग्लादेश के अधिकारियों ने कहा कि आने वाले समय में अगर तापमान में गिरावट दर्ज नहीं होती तो सरकार आपात स्थिति की घोषणा कर सकती है। आइए अब हम सूडान की बात कर लें। सूडान में पिछले 3 दिनों से हिंसक संघर्ष जारी है। इस हिंसा में अभी तक 180 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 1800 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। भारत के भी कई लोग सूडान में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के राजदूत पर भी हमला किया गया है। हिंसा रोकने के लिए दुनिया भर के देशों और संगठनों की ओर से अपील की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। सूडान की राजधानी खार्तूम और उससे सटे हुए शहर ओम डर्मन में भीषण जंग छिड़ी हुई है। 2 गुटों की ओर से गोलाबारी, बमबाजी और हवाई हमले किए जा रहे हैं। इस हिंसा में आम लोग मारे जा रहे हैं। बिजली और पानी की भी कमी हो गई है। इसके बावजूद लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। ये सब आखिर क्यों हो रहा है और इस लड़ाई में कौन शामिल है? आइए हम विस्तार से समझते हैं। क्या है सूडान में हिंसा का कारण? सूडान में मौजूदा समय में जो संघर्ष चल रहा है वो देश की सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच हो रहा है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 से होती है, जब देश में तख्तापलट हो गया था। उसके बाद से ही देश की सेना और आरएसएफ मिलकर सूडान को चला रहे हैं। ये दोनों एक काउंसिल का हिस्सा है जो सूडान की सरकार चला रही है। इस काउंसिल के मुखिया सूडान की सेना के जनरल अब्देल फतह अल बुरहान हैं। आरएसएफ के चीफ जनरल मोहम्मद हमदान डगलो इस काउंसिल के उपाध्यक्ष हैं। ये संघर्ष इन दोनों के बीच की आपसी सहीतान और काउंसिल के कुछ फैसलों की वजह से हो रहा है। दरअसल ये काउंसिल आरएसएफ को सूडान की सेना में शामिल करना चाहती है। आरएसएफ का कहना है कि इस काम को 10 साल के लिए टाला जाए। दूसरी तरफ सूडानी सेना 2 साल में ही आरएसएफ को अपना हिस्सा बनाना चाहती है। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच तनाव बढ़ा तो आरएसएफ ने मेरोवे में मिलिट्री स्टेशन के पास अपने लड़ाके तैनात कर दिए। इस संघर्ष के पीछे सेना के जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान और आरएसएफ मुखिया जनरल मोहम्मद हमदान की निजी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। इसी को लेकर दोनों के बीच संघर्ष अब हिंसक रूप ले चुका है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि हमले की शुरुआत दूसरे ने की है। सूडान में लंबे समय से सत्ता पर काबिज होने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन कुछ भी स्थायी स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा है। 2019 में भी विद्रोह हो चुका है। यहाँ सेना काफ़ी प्रभावशाली शक्ति रही है। यही कारण है कि बार बार तख्तापलट हो रहा है। आइए अब हम आईटीबीपी के बारे में बात कर लें। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की महिला कमांडो अब अफगानिस्तान के काबुल में भारतीय दूतावास की सुरक्षा की कमान संभालेंगी। इन महिला कमांडो को पंचकुला के
भानु स्थित आईटीबीपी के प्रशिक्षण केंद्र में खास ट्रेनिंग दी गई है। 19 महिला कमांडो को खास तरीके का प्रशिक्षण दिया गया है। 6 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं के पास हेलीकॉप्टर से स्लिदरिंग, तैराकी, हथियार चलाने की निपुणता है। आईटीबीपी के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दुहन ने बताया कि अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास की सुरक्षा आईटीबीपी करती है। तालिबानी आतंकवादियों ने कई बार भारतीय दूतावास पर हमले किए, लेकिन आईटीबीपी के कमांडो ने इन आतंकवादियों को अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया। दरअसल बुर्का पहनकर कई बार दूतावास पर हमले की कोशिश की गई। माना जा रहा है कि महिला फोर्स की तैनाती से खास सुरक्षा में इजाफा होगा। अगर कोई महिला के वेश में आने की कोशिश करता है तो उसकी पहचान आईटीबीपी की ये महिला कमांडो करेंगी। काबुल स्थित भारतीय दूतावास के अलावा अफगानिस्तान में भारत के 4 वाणिज्यिक दूतावास भी हैं, जहाँ आईटीबीपी के करीब 300 जवान तैनात रहते हैं। मौजूदा कमांडो बैच की 19 हिम वीरांगनाओं ने अपने 6 सप्ताह की ट्रेनिंग में हेली, स्लेदरिंग, तैराकी, अलग अलग तरह के हथियार को चलाने, बिना हथियार के दुश्मन से निपटने, आत्मरक्षा, माउंटेन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रॉक आइस क्राफ्ट और ग्लेशियर ट्रेनिंग आदि शामिल है। अलग अलग परिस्थितियों से निपटने में भी निपुण किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।